जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं मैथ के मिक्स प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपके यूपी पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह इस प्रैक्टिस सेट में डाले गए हैं। तो अपने हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या वर्ग नहीं है यह हमें बताना है। ठीक है, तो आपको एक बात पता है, जब हमें पूर्ण वर्ग निकालते हैं, ठीक, तो पूर्ण वर्ग के लास्ट में क्या नहीं होना चाहिए, 2, 3, 7 और 8 ये नहीं होना चाहिए, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। देखो उसमें सब में 5 है, तो इनमें से पूर्ण वर्ग हो सकती हैं सभी की सभी। तो हम दूसरे तरीके से चेक करेंगे। अच्छा, इसमें आप एक काम करो, आप देखो जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो 5 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो लास्ट में जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है, जैसे 15, 25 या कोई भी संख्या है, उसका जब हम वर्ग करेंगे उसके लास्ट में 5 नंबर है, यूनिट पहले से 5 है, तो लास्ट में 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा और उसके बाद हम क्या करते हैं, बचे हुए नंबर के नेक्स्ट नंबर में गुना करते हैं। तो इससे जो बचा हुआ नंबर है ना 25, 25, 25, लास्ट में 5 आएगा, ये तो हमें पता है। ठीक है, इससे जो पहले वाला जो नंबर है, जो डिजिट बच गई 90, 56, 72, 36, इनके फैक्टर करो और ऐसे फैक्टर करो कि उनमें एक का डिफरेंस हो। यदि उनमें एक का डिफरेंस है तो वह पूर्ण वर्ग होगा, वह वर्ग होगा। अगर एक का डिफरेंस नहीं है तो वह वर्ग नहीं होगा। जैसे ये है तो ये हो जाएगा 9 गुना 10। ठीक है, तो मतलब ये वर्ग है 95 का। ठीक है, इसमें कितना है 7 गुना 8, इसमें कितना है 8 गुना 9, यानी कि ये तीनों के तीनों वर्ग हैं। लेकिन इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं, 6 इंटू 6, इसमें सेम फैक्टर हो रहे हैं। यह संख्या वर्ग नहीं होगी। ऑप्शन 3, 6, 2, 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे समझ गए होंगे आप। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसे क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख देता हूं। 80 डिवाइड बाई 5 ब्रैकेट 26 माइनस 8 डिवाइड बाई 3 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 12। क्वेश्चन ये है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अपने बोर्ड मास पढ़ा है। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट सोल्व होगा। देखो 26 और इसके अंदर क्या होगा, बोर्ड मास का आपको रूल पता है, तो इसमें सबसे पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 8 और देखो भाग का चिन्ह है, इसको हम गुना में चेंज करेंगे और इसको कर देंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा 1/3 और ये भी बाहर हो जाएगा 1/12। ऐसे ही यहाँ पे 8 और 1/5। ठीक है, देखो अब यहां पे देखो तुम 26 माइनस के 8/3। अब देखो मैं क्या करूंगा, 3 एलसीएम लूंगा। ठीक है, अब इसकी गुना होगी किसमें, 26 में। ये हो जाएगा 78 माइनस के 8 इंटू 1/12। अब यहां पे क्या बचेगा, यहां हो जाएगा, देखो काटो इसको, कितनी बार कटेगा, 16 बार, 16 पंजे 80। कितनी बार कटेगा, 16 बार कटेगा, 16 पंजे 80। तो हो गया 16 इंटू 78 माइनस 8/3 इंटू 1/12। ठीक है, 16, 70 में से 78 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 70, और ये हो जाएगा 70/3, 70/3 इंटू 1/12। ठीक है बच्चों, आपका क्या आ गया, 1/12। देखो काटो, 4 चौक 16, 4 तिया 12। ठीक है, आगे कट रहा है, देखो 7 चौक 28, 280 और 3 तिया 9। ठीक है, 280/9 आ गया। अब 9 से काटो, 9 तिया 27। ठीक है, कितना बच गया,
एक एक 0 10 हो गया, तो 9 कम 9, एक बच गया, पॉइंट लगाओ 10, 31.1 और आगे ऐसे समथिंग आएगा, तो 31.1 के करीब हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है। लेकिन 31 के नियर बाई जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में है 12, 8, 16, 32, तो 31 नियर बाई सबसे ज्यादा किसके है? 32 के है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.77 प्लस 6.59 प्लस 2.26, इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम तीनों को जोड़ दें तो उसका मान क्या होगा? देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है, मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा जो इस तरीके के क्वेश्चन को भी छोड़ देगा एग्जाम में। ठीक है, देखो जोड़ो, 6 और 9 15, 15 और 7 22, ठीक है, 22 का 2 का कैरी हुए 2 हासिल के लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, ठीक है, 16 का 6 का, अब देखो आगे पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगा दो, एक हो गया कैरी, ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 6 9, और ये हो गई 0 तो हो गया 9, और बाद में बचा एक 19.62 आ गया। ऑप्शन देखो 19.62, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट प्लस का क्वेश्चन था, इसे जोड़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13/18 एवं 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा? अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, 13/18, 13/18 माइनस 2/3, देखो दोनों के बीच का अंतर पूछा है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है, मतलब माइनस करने के लिए बोला गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो इन्हें क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। नीचे वाले का जब भी हमें फ्रैक्शन घटानी होती है, दोनों का डिफरेंस बताना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या दी हुई होती है उसका क्या ले लेते हैं, हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। ठीक, अब 18 से इसको काटो, 18 एक बार कटेगा, जो आया उसकी गुना कर दो ऊपर, अंश में गुना कर दो, 1 की गुना 13 में करोगे तो 13 ही आएगा। अब देखो 3 से 18 काटो, कितनी बार कटेगा? 6 बार। जो मेरा कितना आया, 6 की गुना ऊपर जो अंश है उसमें कर दो, ठीक है, 6 दूनी 12, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है उसे ऐसे ही लगा दो, 13 माइनस के 12। अब देखो 13 में से 12 गए, कितना बचेगा? 1, और 18 पहले ही था, 1/18 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 42, 60 एवं 72 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? देखिए मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। वैसे तो आप इसको बड़े से बड़ा कॉमन लेके भी, आप एनालिसिस पावर अच्छी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इनमें ज्यादा से ज्यादा 6 कॉमन आ रहा है, लेकिन मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक लेवल से करके दिखाता हूं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनके गुणनखंड करेंगे। कितना है? 42, 60 और 72। ठीक है, इनके सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। 2 से काटो, कितना? 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 30 बार कटेगा। ठीक है, ये कट जाएगा 36 बार, 2 तिया 6 और 2 6 12। ठीक, अब देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 3। ठीक है, 3 सते 21, 3 ये कट जाएगा, 3 एकम 3 10 बार, और 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखो क्या इनमें कोई संख्या कॉमन आ रही है? तीनों में कोई संख्या कॉमन आ रही है? एक से अलग नहीं आ रही ना। अगर मैं इन दोनों को 2 से काटूंगा 7 रह जाएगा, और 7 से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा मेरा ये कॉमन आ रहा है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में सबसे ज्यादा कॉमन आ सकता है वो कितना है, 2 और 3। इनकी आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 गुना 3 कितना आ गया, 6 आ गया। यही आपका एचसीएफ होगा, यही आपका महत्तम समापवर्तक होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। देखिए 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, वह संख्या कौन सी होगी जो 25, 30, 60 से पूरी पूरी कट जाए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूरी कट जाए। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया सबसे पहले फैक्टर करो, बिल्कुल सिंपल मेथड से लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्या करो, फैक्टर करो उनके 25, 30 और 60। ठीक है, किससे कट रहा है, 5 से काटो, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 12 पंजे 60। ठीक है, 6 से काटो, ये तो कटेगा नहीं तो इसको एज इट इज लिख दो, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, अब देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आगे ना कट रहे हो तो उनकी यहीं के यहीं पे गुना कर दो। ठीक है, देखो 5 दूनी 10 और 10 छिक 60 और 60 पंजे 300। या फिर आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं आगे सोल्व करके दिखा देता हूं। देखो 5 से काटो 1 1 और ये बचेगा 2। ठीक है, 2 से काटो 1 1 1। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10, 10 छिक 60 और 60 पंजे 300, 6 पंजे 30 होते हैं और 1 जीरो 300। आपका एलसीएम क्या आ गया, 300 आ गया। इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ के बड़े ही बेसिक क्वेश्चन हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो चॉकलेट का छोटा भाग क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारे पास टोटल 121 चॉकलेट हैं, उनको 7:4 के रेशियो में 7:4 के रेशियो में बांटा गया है। तो जो छोटे वाला भाग होगा ना उसको कितना मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो आपको क्या करना है, आप एक बात समझो, 7:4। ठीक है, 7:4, इनमें से कोई संख्या ऐसी होगी जो उसमें से काट के निकाली होगी तब ये आया होगा। ठीक है, तब यह आया होगा। वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ। इसमें से कोई एचसीएफ कटा होगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ो। कितना आया, 11, उसको लिख लो नीचे। 7 और 4 11, उसको कहां लिख लो, नीचे लिख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सा भाग पूछे सबसे छोटा पूछा है तो 7 और 4 में कौन सा छोटा है, 4 छोटा है, उसको लिख लो ऊपर और लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। दोनों को जोड़ो, नीचे लिखो। जोन सा पूछे, बड़ा पूछता तो 7 लिखते, छोटा पूछा है तो हमने लिखा 4। मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और जितने से हमें डिवाइड करना है, जितने का हमें बंटवारा करना है उस संख्या को लिख दो। 121 टोटल चॉकलेट कितनी थी, 121। 121 चॉकलेट हमें बांटनी है तो 121 से आप इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, 11 से 121 कटेगा कितनी बार, 11 बार। कितनी बार, 11 बार। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 4 की गुना मैं 11 में करूंगा तो आपका आ जाएगा 44। ऑप्शन में देखते हैं जी, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। आपको मैंने कैसे बताया, कैसे करना है, जो दो रेशियो दिया है आपको उनको जोड़ लो, जोड़ के लिख लो बटे में, भाग में। और जिस संख्या का पूछा है, बड़े का, छोटे का, पहले का, दूसरे का, किसी का भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, जिसका पूछा हो उसको ऊपर लिख दो और जिससे आपको बंटवारा करना है, जितने में से बांटना है उससे उसमें गुना कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप जल्दी से लिख लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए 525 का 28% कितना होगा, 525 का 28% कितना होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है परसेंटेज, ये सिंबल दिखाई दे रहा है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है पर ऑफ 100 या फिर कहें प्रति सैकड़ा, पर ऑफ 100 प्रत्येक 100 पर। ठीक, प्रत्येक 100 पर, जैसे मैंने कहा 5%, तो प्रत्येक 100 पर यानी कि 100 पर 100 का 5% कितना होगा, 5 रुपए, तो 500 कितना हो जाएगा 25। इसी तरीके से 525 का पूछा है कितना 28%। बच्चों जहां भी आपको परसेंटेज दिखाई दे उसका मतलब हो जाता है 1/100। परसेंटेज का साइन हटा दो, 1/100 लगा दो। ठीक है, आपसे कहा है 525 का, कहीं भी आपको का ऑफ लिखा हुआ दिखाई दे उसको हटाकर उसकी जगह क्या कर देना, आप मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना, आप गुना का चिन्ह लगा देना। 525 गुना 28%, 28, और मैंने आपको बताया परसेंटेज का साइन हटाओ 1/100 कर दो, तो ये हो जाएगा 28/100। ठीक है, देखो काटो, 25 से काटो, 25 चौका 100। ठीक, 25 से इसको काटो, 25 दूनी 50, 25 कम 25। ठीक है, 4 से काटो, कितनी बार कटेगा, 7 बार, 7 चौक 28। अब गुना करो, 21 क्या आया, 21 गुना 7, 7 कम 7 और 7 दूनी 14, 147 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी भी परसेंटेज पूछे, किसी संख्या का प्रतिशत पूछे, तो ऊपर वाली संख्या ऐसे रहने दो, परसेंटेज का साइन हटाओ, 1/100 से गुना कर दो, और का और ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। आप ये बात समझ गए होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोबारा से क्या आ गया है, दोबारा से परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया है। जैसे हमने पीछा क्वेश्चन किया था उसके तरीके का ही ये क्वेश्चन आ गया है। 65 का 220% कितना होगा, मैंने बताया का हटाओ गुना लगाओ, 220 और बटे में 100। ठीक है, कितना आ गया, बटे में 100 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, 0 से तो 0 कट गई। ठीक है, 5 से काटो, 5 कम 5, 5 दिया 15। ठीक है, 13 पंजे 65 होते हैं, आप डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं। 5 दूनी 10 और 10, 2 से 22 कटेगा 11 बार। अब आपका आ गया 13 गुना 11, 13 की 11 में गुना करो, 13 ही कम 13, कैरी हुआ 1। अब देखो 13 ही कम 13 और एक हासिल का तो कितना हो जाएगा 14, तो 143 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 143 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए क्या कहा, किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% का लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु की खरीदी की थी। देखिए एक स्मृति है, आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, जो कॉस्ट होती है वो अपने आप में 100% होती है, और जो लाभ होता है, जो हानि होती है, वो किस पर होती है, वो कॉस्ट प्राइस पर होती है, वो क्रय मूल्य पर होती है या फिर लागत पर होती है। ठीक है, तो कोई रुपए थे उसमें, उसको क्या हो रहा था, उसने कुछ वस्तु खरीदी या बनाई या उसका प्रोडक्शन किया, और उस पर 26% अगर उसने लाभ कमाया, तो उसने कितने की बेची, 693 की बेची। या आप ऐसे कह सकते हैं, यदि उसने कोई वस्तु बनाकर 693 की बेची तो उसे 26% का लाभ हुआ। तो हमें बताना है स्मृति ने वह वस्तु कितने की खरीदी थी, उसका कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने आपको बताया कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, प्लस उसने 26% का लाभ कमा लिया, तो 100% और उस पे 26%, तो कितना हो गया, 126% हो गया। कितना हो गया, 126% हो गया। और 126% बच्चों किसके बराबर है, 693 के बराबर है।
126% किसके बराबर है? 693 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 693 अपॉन 126 के बराबर होगा। देखो ये था, अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो ये चला जाएगा भाग में, ठीक है। लेकिन मैंने निकाला 1%, लेकिन मुझे क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो मुझे निकालना है 100%। मैंने लिख दिया 100%, तो 693 अपॉन 126 इंटू 100, ये आपका आ जाएगा। देखो बड़े ही आराम से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, ठीक है। आपका कितना आ गया? 231 अपॉन 32, ठीक, ये आ गया इंटू 100, ठीक है। इसको काटो, ये आ जाएगा। देखो 4 से काटो, डायरेक्ट 42 से काटते हैं। 40 पंजे कितने होते हैं? 200, और 2 पंजे कितने होते हैं? 10। तो 42 पंजे कितने हो जाएंगे? 210। 42 पंजे कितने हो जाएंगे? 210, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? कितने बचे? 21 बचे। कितने बचे? 21। 210 कट गए 31, 231 में से, तो कितने बचे? 21 बचे, और ये आ गई 00, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 42। 42 से फिर काटो तो कितनी बार कटेगा? 210 5 बार चलता है, तो 55 हो गया, और एक 0 एज इट इज आ जाएगी। तो आपका कितना आ गया? 550 आ गया। तो ऑप्शन ए 550 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। वह वस्तु 550 रुपए की थी, उसको अगर वह 693 में बेचे तो उसको 26% का लाभ होता है। तो हमारा ऑप्शन ए आंसर आ गया। जब इस तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चों आप कैसे करोगे? अगर आप उसने क्वेश्चन में कहा होता कि इसको इतने % की हानि होती, तो आप क्या करते? 100 में से घटा के इसको जो वैल्यू आती, कितनी आती? 74 आती, तो उसके बराबर इसको रख देते, फिर 100% निकाल लेते। यदि इसके जगह उसने कुछ और बोला होता, 10%, 20%, या एज इट इज कोई भी नंबर आपको दे सकता है, तो उसमें आप क्या करोगे? 100 में अगर लाभ दिया हो तो जोड़कर, हानि दी हो तो घटाकर, उसके बराबर जो मूल्य दिया है उसके बराबर रख दोगे और 100% निकाल लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 में की गई, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? देखिए जो अंकित मूल्य होता है ना, जो आपका छूट दी जाती है, वो किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। एक दुकानदार था जिसने एक अंकित मूल्य डाला हुआ था, उस पर उसने 14% की छूट दी, और वह कितने में बेचा गया? 215 में। छूट देने के बाद, जैसे मैंने आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बताया था ना, उसी तरीके से अंकित मूल्य जो है उस पे छूट दी गई। जो अंकित मूल्य है हम उसको 100% मानेंगे, वह 100% था, उसमें 14% की छूट दी गई। 100 में से आप 14 घटा दो, 100 में से 14 घटा दो, कितना बचा? 76 बचा, ठीक है। ये बचेगा 86 बचा, ठीक है। कितना? 86 बचा। अब वह किसके बराबर हो गया? 86% में उसने क्या किया था? उस खिलौने को बेचा था। 86% के बराबर मैं क्या रख दूंगा?
खिलौने का मूल्य रख दूंगा 215। मुझे कितना निकालना है? 100% निकालना है। 215/86 और गुना के 100। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। देखो काटो, बड़ी आराम से काटेंगे। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 तिया 6। ये कटेगा कितनी बार? 50 बार। ठीक है, आगे कट रहा है किसी से? डायरेक्ट काटो 43 से। देखो मैंने आपको बताया था जैसे पहले 40 की गुना करो, 4 पंजे 20, यानी कि 40 पंजे 200, और बचे हुए 3 की 5 बार गुना करूंगा तो 15, तो 43 पंजे कितने हो जाएंगे? 215। ये पूरा पूरा 5 बार कट गया। ठीक है, अब हमारा कितना बचा? 5 गुना 50, 5 पंजे 25 और 1 0। 50 की 5 में गुना करोगे तो आपका आएगा 250। ऑप्शन में देखो 250, सी आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको छूट दी हो तो छूट कॉस्ट प्राइस पे होगी, ठीक है, या फिर अंकित मूल्य पे होगी। हानि होगी तो किस पे होगी? कॉस्ट प्राइस पे होगी। अगर आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है तो छूट जो होगी अंकित मूल्य पे होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3,750 निवेश करने पर डैश ब्याज प्राप्त होता है। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। आप जब से आप छोटी क्लासेस में थे, एकेडमिक पढ़ते थे, तब से आप ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है? जितना हमने निवेश किया। जो हमारा प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वह क्या होता है? जितना हमने निवेश किया, जितना हमने पैसा ब्याज पे दिया, बैंक में जमा किया, किसी को दिया, वह क्या होता है? हमारा पूंजी होती है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो हमारा मूलधन कितना है? 3750 रुपए। अब बात आती है रेट की। रेट बोलते हैं दर को। दर कितनी है? 4% वार्षिक। 4% वार्षिक, तो 4% हमारा रेट हो गया। और टाइम कितना हो गया? 5 साल, और अपॉन में 100। ठीक है, अपॉन में हो गया 100। देखो 5 चौक 20, 20 से कितनी बार कटेगा? ये 5 बार कटेगा। ठीक है, 20 से कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। ये दोनों कट गए, 5 चौक 20 हो गए, 20 से 100 कट गया 5 बार। अब कितना आ गया? 3750 बटे 5। 5 से काटो, 5 सते 35 और 5 पंजे 25 और 1 0 एज इट इज रहेगी। 750 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, ये जो 750 लिखा हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। SI इक्वल्स टू क्या होता है? PRT अपॉन 100 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ऐसी कोई भी वैल्यू दे दे, रेट दे दे, या फिर टाइम, साधारण ब्याज दे दे, प्रिंसिपल दे दे, रेट पूछ ले, टाइम पूछ ले, इन चारों में से कोई आपको वह क्या करेगा? 3 डिजिट देगा और चौथी पूछ लेगा। आप इस फॉर्मूले से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश
पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। ये बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का था कि एक ही तरीके से आपको ब्याज मिल रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जैसे आपने पहले साल का तो ब्याज आपको सेम मिलता है, एसआई की तरह सीआई की तरह आपका जो ब्याज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगले साल जो ब्याज लग के आया ना, वो अमाउंट में ऐड हो जाता है और उस पर भी ब्याज लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताता हूं। आप क्या करेंगे, ऐसे बना लीजिए, 2 साल का है तो 2 लाइन खींच लीजिए, 3 का है तो 3 लाइन खींच लीजिए, ऊपर लिख दीजिए अपना प्रिंसिपल कितना है, 2100 रुपए आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, कितना परसेंट, 10%। दूसरे साल कितना परसेंट, 10%। ठीक है, पहले साल कितना ब्याज लगा, 2100 का 10% कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, पहले साल ब्याज इतना रहेगा, अगले साल पहले तो ब्याज लगेगा 2100 पे, तो 2100 पे कितना ब्याज लगा, 210। 210 ब्याज लग गया। लेकिन ये तो आया आपका एसआई इतना इतना, लेकिन ये जो ब्याज था ये भी उसमें ऐड हो जाता है और अगले साल ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। 210 का 10% कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका जो 2 साल का ब्याज आ गया वो आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 210 और 210 420 और 420 और 21 441 आपका टोटल ब्याज आ गया। सीआई आपका 441 आ गया। ठीक है, 441 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीआई के क्वेश्चंस इस तरीके से आप बना सकते हैं, वरना आप फॉर्मूले से भी उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ऐसे बनाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। देखो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि 2 वर्षों का 2100 रुपए निवेश करके, ऐसे ही क्वेश्चन देगा और आपसे कह देगा उसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई, एसआई और सीआई के बीच का अंतर कितना होगा, उन दोनों ब्याजों में कितना अंतर होगा। तो मैंने आपको बताया ये जो आपका ऊपर ऊपर का आया है ये क्या आया है, ये आया है आपका एसआई और टोटल जोड़कर क्या आया है, वो आया है आपका सीआई। तो अंतर कितना हो जाएगा, देखो 210 और 210, ये जो नीचे वाला आएगा ना ये आपका अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो सीआई और एसआई का अंतर कितना हो गया, 21 हो गया। एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना हो गया, एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना हो गया, 21 रुपए हो गया। ठीक है, और आपसे इस तरीके से पूछ ले कि आपका क्या होगा, एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप उसको भी यहां से निकाल सकते हैं। 400 रुपए आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं 400 नहीं बच्चों, ये हो जाएगा 210 420 रुपए आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताली और जुलन ने क्रमशः 336 एवं 231 एक कारोबार में निवेश किए, किंतु मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और जुलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 होने पर मिताली ने कितने महीनों के बाद अपना पैसा निकाल लिया होगा। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया, दो सहेली थी, दो फ्रेंड्स थी, मिताली और जुलन। ठीक है, उन्होंने 336 और 231 रुपए का निवेश किया एक साथ। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मिताली ने कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद अपना अमाउंट निकाल लिया और 12 महीने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट था वो किसका था, जुलन का था। 12 महीने के बाद उसका टोटल प्रॉफिट निकल कर आया और प्रॉफिट उन्होंने आपस में बांट लिया। तो वह किस अनुपात में बांटा, 2:3 के अनुपात में आपस में बांट लिया। ठीक है, तो हमारा जो जो हमारा इन्वेस्ट आया, तो इन्वेस्ट का हम रेशियो कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले लिखो 336 किसका, मिताली का। कितना, 336 कितने समय के लिए लगाए,
कुछ समय बाद उसने निकाल लिए, यानी कि हमें नहीं बताया उसने कितने समय तक निकाले हैं। तो हम क्या करेंगे, जो उसका अमाउंट है उस, मान लिया हमने x मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया, तो टोटल इन्वेस्ट कितना हो गया 336 इंटू एक्स। ठीक है, ये उसका टोटल निवेश हो गया। और अब किसका लिखेंगे, अब लिखेंगे हम किसका, अब लिखेंगे हम जुलन का। जुलन का कितना है 231, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, क्योंकि उसने अपने लास्ट में निकाले, 12 मंथ के समापन पर निकाले। ठीक है, ये क्या आ गया, उनका निवेश का रेशियो आ गया, किस किस का आ गया, मैताली का और जुलन का। ठीक है, ये क्या आ गया, उनका रेशियो आ गया। अब उनका प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 2:3 का हुआ। बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ना, वही उनका किसका रेशियो होता है, इन्वेस्ट का रेशियो होता है। जितना इन्वेस्ट किया उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। मान लिया आपने 10 रुपए लगाए, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही रुपया मिलेगा। दूसरे ने कितना लगाया, 20 रुपए लगाए और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको कितने मिले, 2 रुपए मिले। ठीक है, तो उसको एक्स्ट्रा मिले ना, क्योंकि उसने ज्यादा निवेश किया था। तो इसी तरीके से आपको जो रेशियो होता है प्रॉफिट का और निवेश का रेशियो सेम होता है। तो उसकी जगह आपको क्या लिख देना है, 2/3 लिख देना है। देखो ये दिया है 2/3 इनका रेशियो दिया है। ठीक है, अब इसको काटो, देखो 3 चौक 12, 4 से काटो, 8 चौक 32 और 4 चौक 16, ये हो गया 84। उधर ले जाओ, x बराबर 2 गुना 231/84। ठीक है, 2 से काटो, 2 दूनी 4, नहीं 2 से काटो, 2 चौक 8, कितना था 84, 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 42 से एक काम करो डायरेक्ट, कितने बार कटेगा, 5 बार। ठीक है, कितना, 4 पंजे 20 होते हैं, तो यानी कि 40 पंजे 200 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा 210। 5 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा 210। अब कितना बचा, 21 बचा, 21 पे चल नहीं सकता तो हम लगाएंगे पॉइंट, तो कितना हो गया 210। 42 की 5 बार गुना करेंगे तो 210 पूरा पूरा कट जाएगा, आपका आ गया 5.5। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.5। 5.5 महीने बाद उसने अपना निवेश वापस ले लिया था, जो बचा हुआ अमाउंट था उस पर प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट किसको मिल गया, जुलन को मिल गया। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है, आप क्या करेंगे, जितना निवेश था उसका जितने मंथ तक उसने निवेश किया उसमें गुना कर देंगे, उनका रेशियो बनाएंगे, और जो रेशियो किसका होता है, निवेश का होता है, वही किसका होता है, वही रेशियो लाभ का होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14, 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या होगी। देखो एवरेज बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, मैंने लिखा औसत। औसत एक वर्ड आया एवरेज, एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। मतलब जो 30 है ना, 30 बराबर बराबर बांटा होगा, लेकिन इनमें से ये जैसे 31 है, ये 14 है, कम ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, उन सबसे पैसे ले लिए और बराबर बराबर सब में बांट दिए। तो औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जो आपके क्वांटिटीज नंबर दिए हैं उनका सबका सम कर दीजिए। कितना है 14 प्लस 31
और तीसरा नंबर मुझे नहीं दिया है तो मैंने मान लिया x। और कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से मैंने दे दी भाग, तो मेरा आंसर आ गया, कितना आ गया, 30 एवरेज आ गया। अब देखो इस 3 को ले जाओ उधर गुना में, ठीक है, तो कितना हो गया, ये हो गया 90। ठीक, अब 14 और 31 को जोड़ो, कितने हो गए, 45 प्लस x बराबर 90। x बराबर कितना हो जाएगा, 90। ये 45 उधर जाके हो जाएगा माइनस, 90 माइनस के 45, 90 में से 45 गए, आपका आंसर आ जाएगा 45। 45 आंसर आ जाएगा। तीसरा अंक क्या होगा, 45 होगा। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सभी जो पद हैं उनको जोड़ दीजिए और जितने उनकी संख्या है 2 4 5 6 उनसे भाग दे दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी वही काम पूरा करने में 54 मिनट लगते हैं। दोनों मिलकर काम को पूरा एक करने में कितना समय लगाएंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य का यह क्वेश्चन है। इसके कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे लाइन खींचनी है, ठीक है, ऐसे क्या करना है, लाइन खींचनी है। नीचे लिखने हैं आपको नाम ए और बी, इसके नीचे आपको क्या लिखना है, उनके डेज या फिर टाइम लिखना है। ए कितने में कर रहा है, 90 मिनट में कर रहा है। बी कितने में कर रहा है, 54 में कर रहा है। कितने में कर रहा है, 54 में कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लेना है, 90 और 54 का जब आप एलसीएम लेंगे आएगा 270, ठीक है। ये तो आगे आपके डेज, ठीक है, ये तो हैं आपके डेज। ये आगे आपका टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ये आगे आपके डेज, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो, 9 तिया 27, कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये क्या आ गई, आपकी एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई। टोटल वर्क आ गया 270। 90 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर रहा है। 270 यूनिट वर्क है, एक दिन में 3 कर रहा है, तो 90 दिन में कार्य को पूरा कर सकता है वह अकेला। इसी तरीके से बी कितने दिन में कर रहा है, 54 दिन में। 54 से 270 कटेगा 5 बार, तो उसकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 यूनिट पर डे की उसकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। अब देखो मुझे टोटल वर्क करना है, 270 टोटल वर्क हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करें, ये एक दिन में 3 कर रहा है, ये एक दिन में कर रहा है 5, तो दोनों को जोड़ दो तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर सकते हैं, 8 यूनिट कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो 270 कार्य में कितने दिन में करेंगे, तो 8 से काटो, 8 तिया 24, कितने बचे, 3, 30 बचे, 8 तिया 24, कितने बचे, 6। अब देखो 6 बटे 8, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, कितना आया, 33 सही 3 बटे 4, 33 सही 3 बटे 4। लेकिन यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो जो ये वाली मिनट है ना 3 बटे 4 वाली मिनट, इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मुझे पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 60 से गुना कर दी, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में। देखो काटो, 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो 33 मिनट 45 सेकंड आपका आंसर आ गया। 33 मिनट 45 सेकंड ऑप्शन नंबर, देखिए दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन है 33 मिनट 45 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे आप, डेज। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो क्या आएगा,
टोटल वर्क, और जो उनको डिवाइड करके आएगा यहाँ पे वो क्या आएगी, आपकी एफिशिएंसी आएगी, कार्य क्षमता आएगी। उसको आप बारी बारी करा के भी पूछ सकता है, दोनों को साथ में पूछ सकता है, या फिर कहेगा कि ए ने इतना काम कर दिया, बी ने इतना काम कर दिया, अपने अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड से चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता कितने समय साइकिल चलाई होगी? ललिता ने कितने समय तक साइकिल चलाई होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, टाइम एंड डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन है, समय चाल दूरी का आपका ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? एक ललिता है, वह 6 मीटर पर सेकंड से चल सकती है। जो उसकी पैदल चलने की चाल है वह कितनी दी है? 6 मीटर प्रति सेकंड दी है, अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यदि वह साइकिल से चले तो वह कितनी स्पीड से जा सकती है? 25 मीटर प्रति सेकंड से वह साइकिल से जा सकती है। यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करते हुए 650 मीटर की दूरी को वह कितने सेकंड में करती है? 45 सेकंड में करती है। अब उसने क्या किया? 650 मीटर की दूरी तय की। कुछ समय पे वह क्या चली? पैदल चली। कुछ समय पे चली साइकिल से, और दोनों को मिलाकर उसने कवर कर लिया कितना? 650 मीटर। और उसको ऐसा करने में कितना समय लगा? 45 सेकंड का उसको समय लगा। मैंने मान लिया जो उसने पैदल से दूरी चली थी वह कितनी थी? वह थी x। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं इक्वेशन यहाँ पे मुझे समय दिया हुआ है, किस में बनाऊंगा? टाइम में बनाऊंगा। तो दूरी कितनी है? x। तो x दूरी पैदल चले जाने वाली, उसके द्वारा जो पैदल चली गई दूरी है वह, उससे वह क्या करेगी? पैदल चलेगी। पैदल उसकी कितनी स्पीड है? 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो पैदल चलने में उसे कितना समय लगा? x अपॉन 6, दूरी अपॉन स्पीड, प्लस अब कितना बचा? देखो टोटल थी 650, 650 में से वह x चल चुकी, तो कितना बचा? 650 माइनस के x। ठीक है, 650 माइनस के x, यह साइकिल से चली जाने वाली दूरी है। इसको वह चलाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? उसकी स्पीड से हम इसको डिवाइड कर देंगे। साइकिल से कितनी स्पीड से चलती है? 25 की स्पीड से चलती है। ये पैदल का समय, ये साइकिल का समय, दोनों को मिलाकर कितना समय लगा? 45 सेकंड का समय लगा, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब देखो इन दोनों का लो आप एलसीएम, कितना आएगा? 150। ठीक है, कितना आ गया? 150 आ गया। 6 से 150 काटो, 25 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 25x। 25x प्लस 650, 25 से काटोगे तो 6 बार कटेगा, तो गुना 6 माइनस के 6x और इक्वल्स टू 45। ठीक है, अब देखो 25x प्लस के 6x है माइनस के, तो माइनस वाले घट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 19x। 19x प्लस के गुना करो, 0 6 पंजे 30 हासिल लगे, 3 6 चंग 36 और 3 39। ठीक है, अब इसको ले जाओ उधर, 45 गुना 150। ठीक है, 19x इक्वल्स टू, इस 3900 को उधर ले जाओ, पहले इनकी गुना कर लेते हैं। 0 15 पंजे 75 हासिल लगे 7, 15 चौका 60 और 7 67। ठीक है, माइनस के 3900।
घटाओ उसको, देखो 0 में से 0 गई 0, 5 में से 0 गई 5, ठीक है। 7 में से 9 जा नहीं सकते तो 17 में से घटाएंगे कितने आएंगे 8। यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 गए 2, आपके बचे 2850। 19x बराबर आ गया 2850। 19 से काटो, 19 ही कम 19, ठीक है। कितने बच गए, ये बच गए आपके 9, ठीक है। 19 पंजे 95, 150 बार आपका ये कट जाएगा। एक जीरो बच गई, 150 बार ये आपका कट जाएगा। तो आप एक बात देखो, जो पैदल चली गई दूरी थी वो थी x, वो कितनी आ गई 150। तो साइकिल से उसने कितनी चली 650 माइनस के x मतलब कि 150। ये किससे चली उसने, साइकिल से चली, आ गया आपका 500। 500 मीटर वो किससे चली, साइकिल से चली। साइकिल से वह कितनी स्पीड से चलती है, वह चलती है 25 की स्पीड से। तो 25 की स्पीड से वह चलती है, 500 मीटर कितने समय में चल जाएगी, 25 दूनी 50 और 1 0, 20 सेकंड में चल जाएगी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:4:2 है। एक नए कमरे में लंबाई, यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40% और चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए कमरे के आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। मेंसुरेशन में क्या आपका ये 3D का क्वेश्चन है, तो इसे किस तरीके से करेंगे। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी इस क्वेश्चन में, अब बड़े ही प्यार से मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे। देखो रेशियो दिया हुआ है, मैंने मान लिया जो मैथ थी, क्योंकि जो इसमें है फ्रैक्शन में पूछा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी हुई है, तो हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन आसान करने के लिए कुछ चीजों से गुणा भाग करेंगे। तो मैंने मान लिया वह कितनी है 50, 40 और 20 है। 50, 40 और 20 है। ये क्या है इनकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। ये चारों दीवारों का क्या होता है क्षेत्रफल होता है। तो 2, देखो ऊंचाई कितनी थी 20 गुना, लंबाई कितनी थी 50 और चौड़ाई कितनी थी 40, ठीक है। देखो 50 और 40 90, 2 गुना 20 गुना 90, 9 दूनी 18 दूनी 36, तो यह आ गया आपका 3600। 3600 आपका क्या आ गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया पुराने वाले का। अब निकालेंगे नए वाले का, ठीक है। देखो 2HL, लेंथ कितनी है 50 पहले थी, लेकिन अब क्या कहा 40% बढ़ा दी गई। तो 40, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, मैंने आपको बताया था। वह पहले अपने आप में 100 थी, अब कितनी हो गई 140% हो गई। 140/100 प्लस ब्रेथ कितनी थी, ब्रेथ थी पहले 40, अब क्या हुआ 25% बढ़ गई, तो 125/100, ठीक है। 125/100। लेकिन क्वेश्चन में कहा है चारों दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए, तो जो क्षेत्रफल है जो उसका रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो एक समान आएगा, वह 3600 ही आएगा। उसको इक्वल रखेंगे, बस यही लॉजिक है। क्वेश्चन में कहा गया है चारों दीवारों के क्षेत्रफल को एक समान रखते हुए, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, देखो 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई,
14 पंजे 70 प्लस के 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से 40 कटेगा 10 बार, 10 पंजे 50। ठीक है, 2 इंटू एच इक्वल्स टू कितना आ गया, 3600 आ गया। ठीक, देखो 2 गुना एच गुना 7 और 5 12, 120 बराबर 3600। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12, देखो 2 से कटो, 18 दूनी 36, 180 और 12 से कटो, 180 कटेगा 15 बार, 12 के हम 12, ठीक है, और 12 पंजे 60। ठीक है, तो h कितना आ गया, h आ गया आपका 15, हाइट कितनी आ गई 15। अब देखो ध्यान से, अब हमारी हाइट आई है, अब पूछा है आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। अब देखो आयतन में जो बदलाव होगा ना, वो आप लिख लीजिए, वो होगा न्यू वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम अपॉन के ओल्ड वॉल्यूम इंटू 100। ये आपका जो परसेंटेज होता है ये इस फॉर्मूले से आपको आता है, नए वाला क्षेत्र आयतन माइनस पुराने वाला आयतन अपॉन पुराने वाला आयतन इंटू 100। ठीक है, तो नए वाला कैसे नए वाला कैसे निकलेगा, नए वाला निकालने के लिए मुझे नई डिजिट का यूज करना होगा। आयतन बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या कहा, नए वाला, अब नई कितनी हो गई है लंबाई, लंबाई 50 थी, अब कितनी हो गई है 70 हो चुकी है, गुना जो 40 थी वह 50 हो चुकी है, और हाइट कितनी हो चुकी है, हाइट हो चुकी है 15, माइनस के कितना, पुराने वाला कितना था 50 गुना 40 गुना 20। ठीक है, अपॉन के पुराने वाला 50 गुना 40 गुना 20 और गुना के 100। ठीक है, देखिए मैं अभी इसके लिए इसको मिटा देता हूं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, देखो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से 50 बाहर निकाल लो, क्या करो 50 बाहर निकाल लो, 50 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा 70 गुना 15 माइनस के 50 आ गया 40 गुना 20 गुना के 100 भाग में 50 गुना 40 गुना 20। ठीक है, 50 से कट गया 50। ठीक है, 50 से कट गया 50, एक जीरो से, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, देखो 15 सत्ते 105 और एक जीरो है 1050, माइनस के 4 दूनी 8 और 2 जीरो 800 अपॉन में 8, कितना आ गया, देखो 1050 में से 800 जाएंगे तो आएगा 250, 250 बटे 8। ठीक है, इसको आगे सोल्व करोगे 125 बटे 4। ठीक, काटो, 4 तिया 12, 4 तिया, देखो दिख रहा है 4 तिया 12 और 4 एका 4। ठीक, अब बचा 1, पॉइंट लगाएंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, बचे 2, 4 पंजे 20, 31.25 की आपको बढ़ोतरी करनी होगी, 21.25 से आपको बढ़ोतरी करनी होगी। इसका आंसर आ चुका है, देखिए समझिए हमने कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या निकाला, कुछ हमने मान लिया, उससे हमने क्या निकाला, उसका
जो चारों दीवालों का क्षेत्रफल है वो निकाला। वो क्या होता है, 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, उस फॉर्मूले से हमने निकाला 3600 आ गया। फिर हमने उसको किसके इक्वल रख दिया, नए वाले के इक्वल रख दिया। पुराने वाला निकाला, उसको नए वाले के इक्वल रख दिया। उससे हमारी क्या निकल के आई, हाइट निकल के आई। फिर हमने फॉर्मूला लगाया न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम अपॉन ओल्ड वॉल्यूम इंटू 100। तो हमारा न्यू वॉल्यूम क्या आएगा, नए वाली जो हमारी लेंथ ब्रेथ और हाइट आई है उन तीनों की गुना कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। नए वाले में से पुराने वाला घटा के और अपॉन में पुराने वाला रख के 100 से गुना कर दी तो हमारा आ गया 31.25 से हमें बढ़ोतरी करनी होगी। आपका ऑप्शन बी, जो ऑप्शन नंबर ये है आपका आ जाएगा। आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। यान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटे लगते हैं। काम पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1 घंटा काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर सकता है। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। टाइम एंड वर्क का, कार्य और समय का, समय कार्य का आपका क्वेश्चन आ चुका है। दोबारा से देखिए, समझिए क्वेश्चन में क्या कहा है। स्टेटमेंट बहुत लंबा दिया है लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो समझो, एक यान है, वह एक काम को 15 दिन में या 15 घंटों में पूरा कर सकता है। मानस उसी काम को कितने में कर रहा है, 21 घंटों में पूरा कर रहा है। दोनों बारी बारी से एक एक घंटा काम करते हैं। पहले कौन काम करता है, यान काम करता है 1 घंटा। अगले घंटे कौन काम करता है, अगले घंटे मानस काम करता है। तो एक एक करके काम कर रहे हैं, तो वह काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, 2 लाइन खींचो। कितने घंटे, 15 और 21। ये आ गया आपका टाइम, डेज, या फिर जो भी आप कह सकते हैं, ईयान का और किसका, मानस का। ठीक है, इन दोनों का लो एलसीएम आ गया 105। 15 सत्ते 105, 21 पंजे 105। इनकी कार्य क्षमता कितनी आ गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई आपकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ये हो गया आपका टाइम, और ये क्या हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। ये आपका टोटल वर्क हो गया। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, काम कितना है 105। काम कितना है 105। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले आ रहा है यान 7 काम करके जा रहा है, अगले घंटे आ रहा है मानस 5 काम करके जा रहा है। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ, 7 और 5 12। फिर अगले घंटे कौन आया, यान। उससे अगले घंटे कौन आया, मानस। 7 और 5 12 यूनिट उन्होंने फिर काम किया। तो 4 घंटे में कितना काम हुआ, 24। तो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आई कि दो दो का अगर मैं पेयर बना लूं तो मेरी एक सिंपल इक्वेशन बननी है। प्रत्येक 2 घंटे में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 105 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 12 से। काटो, 12 अट्ठे 96, 6 ये बच गए और 9 आपके बच गए 9। ठीक है, 12 अट्ठे 96, 6 और 5 आपके 4 और 5 9 बच गए। ठीक है, 8 घंटे तक अगर मैं पेयर में काम करें तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने अलग अलग करा। ये जो 12 था ये 2 बार का था और मैंने 12 से काटा है, तो मुझे इसका भी डबल करना होगा, इसका भी मुझे डबल करना होगा। यदि यहाँ पे 3 लोग होते, मैं 3 का पेयर बनाता तो मुझे 3 से गुना करनी होती। यहाँ पे 4 लोग होते, 4 का पेयर बनाता तो मैं यहाँ 4 से गुना करता। तो यहाँ पे 8 दूनी 16 घंटे। ठीक है, 8 दूनी 16 घंटे में उनमें 96 यूनिट काम कर लिया। अब काम कितना बचा, 7 यूनिट। अब कौन आएगा काम करने के लिए, बारी बारी काम करते हैं। अब आएगा ईयान। ईयान कितना काम करता है, 1 घंटा काम किया, 7 कितना बच गया, 2। 16 घंटे प्लस 1 घंटा ईयान ने किया, 17 घंटे काम हो चुका है, प्लस
बचे हुए 2 घंटे को कौन करेगा? 2 घंटे को करेगा कौन? मानस। तो मानस कितना करता है घंटे में? 5। तो 2 काम कितना करेगा? 2/5 घंटे में वह यह काम कर लेगा। लेकिन ऑप्शन में देखो क्या दिया है? मिनट दिया हुआ है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो मैं क्या करूंगा? मिनट में चेंज कर लूंगा, 60 से गुना करके। 12 पंजे 60, 12 दूनी 24। देखो 16 और 1 17, 17 मिनट 24, ये 17 आवर्स, ये क्या हो जाएगा? 17 आवर्स, 17 घंटे और 24 मिनट। 17 आवर्स 24 मिनट। देखो 17 घंटे 24 मिनट, ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप बारी बारी वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। उनका पेयर बना लीजिए, कितने पेयर में वह कर रहे हैं, 2 घंटे में, 3 घंटे में, कंटिन्यूसली बारी बारी जितने टाइम तक में आ रहे हैं, जितने मेंबर्स हैं उनका आप ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप से काम कराइए। जितने लोगों का ग्रुप था, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, उससे ही उन दिनों में गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।